वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबो। आज हम इग्नो MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया को रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। सोशियोलॉजी इन इंडिया इग्नो MS सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर हम इंडियन सोसाइटी के बारे में इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी करते हैं। यहाँ पर इंडियन सोसाइटी में जो फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस वजह से सोशियोलॉजी इन इंडिया हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक बन जाता है। आज का जो ये क्लास है, ये अगर आप पहली बार MSO 004 पढ़ रहे हो, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तब भी ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी की पूरी MSO 004 सोशियोलॉजी इन इंडिया में जो भी टॉपिक्स है, सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रिवाइज करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आपको डिटेल क्लास देखनी है, मैंने ऑलरेडी मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको सारे क्लासेस की डिटेल क्लास वहां पर मिल जाएगी। वहां पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो। यहां पर मैं एक साथ सारी चीजों को इकट्ठा करके रिवाइज कराने वाला हूं। तो ये क्लास आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। यहां पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पहले हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया के बारे में। इंडिया में सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन किस तरीके से इमर्ज होता है। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी हमारा, जब हम साइंटिफिक तरीके से सोसाइटी को पढ़ते हैं, उसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में इमर्ज होता है। वेस्टर्न सोसाइटीज़ में एनलाइटनमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सारे चीज़ों के वजह से वहाँ पर वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, घटनाएं, बहुत सारे चेंजेस एक साथ होने लगती है। उसको पढ़ने के लिए एक डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है, जो जहाँ पर सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज होता है। लेकिन जब हम इंडिया में इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, इंडिया में इस तरीके का कोई घटना नहीं घटी थी जब इंडिया में सोशियोलॉजी आया था। इंडिया में सोशियोलॉजी बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्स है। वेस्टर्न थिंकर्स इंडिया के बारे में, इंडियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में लिख रहे थे। यहाँ पर उसको इंटरप्रेट करते हुए उनके रेस्पॉन्स में इंडियंस जो लिखाई लिख रहे थे, इंडियन सोसाइटी को पढ़ रहे थे इन डिटेल, इन डेप्थ, इस तरीके से इंडिया में सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इमर्ज होता है। तो यहाँ पर बहुत डिफरेंट एक रीजन है इंडिया का सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट में, और यहाँ पर जो भी इंटेलेक्चुअल्स थे उनका रेस्पॉन्स ही सोशियोलॉजी इंडिया में डेवलप होने का एक इंपॉर्टेंट कारण है। अब अगर सोशियोलॉजी इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 3 फेजेस में सोशियोलॉजी डेवलप होता है। पहला फेज है प्रोटो प्रोफेशनल फेज, नेक्स्ट फेज है प्रोफेशनल स्टेज, और आखिरी जो फेज है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। फर्स्ट जो फेज है प्रोटो प्रोफेशनल फेज, ये 1773 से लेकर 1900 तक चलता है। इस टाइम पीरियड में इंडिया में जो भी बाहर के इंटेलेक्चुअल्स है, वेस्टर्न थिंकर्स है, वो लोग इंडिया के बारे में लिखते हैं। इंडिया में क्या क्या चेंजेस हो रही है, इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कल्चर, सोसाइटी के डेवलपमेंट, ये सारे चीज़ों के बारे में लिखते हैं। और ये बेसिकली सोशियोलॉजी का एक फाउंडेशन क्रिएट होती है इंडिया में। फिर नेक्स्ट फेज जो है वो है प्रोफेशनल स्टेज। यहाँ पर सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन इंडिया में इमर्ज होना स्टार्ट होता है। प्रोफेसर पैट्रिक गिड्स जैसे थिंकर्स आते हैं, फिर MN श्रीनिवास, GS घुरे, ये सारे थिंकर्स धीरे धीरे इंडिया में आते हैं और यहाँ पर इंडिया में सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट होता है। खास करके पैट्रिक गिड्स 1919 में पहली बार इंडिया में सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी का जो एक डिपार्टमेंट है, सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। इसके साथ इंडिया में सोशियोलॉजी एक अलग लेवल पे जाकर पहुंचती है और बाद में GS घुरे, जो हमारे इंडिया के इंडियन फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी हम जिनको कहते हैं, वो इंडिया में सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन को एक डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फिर हमारा जो थर्ड फेज है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज। इंडिया जब इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होने के बाद जो भी चेंजेस आती है, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंस दिया जाता है सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। तो इस वजह से इंडिया में जब इंडिपेंडेंस के बाद एक अलग तरीके का फेज की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 फेजेस में हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया देखते हैं। अब हम देखते हैं अप्रोचेस के बारे में
कि क्या क्या अप्रोचेस यूज करके इंडियन सोसाइटी और कल्चर को पढ़ा जाता है। यहाँ पर हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली 3 मेजर अप्रोचेस हैं जो वेस्टर्न लोग इंडियन सोसाइटी और कल्चर को समझने में यूज करते हैं। ओरिएंटलिस्ट, मिशनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव। ओरिएंटलिस्ट वो सारे लोग हैं जो लोग बेसिकली इंडिया को ओवर ग्लोरीफाई करते हैं, यानी कि इंडियन सोसाइटी के बारे में सारी चीज़ें सही सही बोलते हैं, यानी कि इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जो बेसिकली टाइमलेस है। यहाँ पर किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, इंडियन सोसाइटी एकदम परफेक्ट एक सोसाइटी है। ये ओरिएंटलिस्ट लोगों का कहना है। ये बेसिकली इंडिया सोसाइटी और कल्चर को ओवर ग्लोरीफाई करते हैं। फिर सेकंड आते हैं मिशनरी। मिशनरी बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन सोसाइटी को। यहाँ पर मिशनरीज का मेन मकसद ये था कि इंडियन सोसाइटी में क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो मिशनरीज बेसिकली इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स को वो लोग यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। इंडिया के प्रॉब्लम्स के बारे में, इंडियन सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में, कल्चर के बारे में यहाँ पर प्रॉब्लम्स को वो लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक नेगेटिव व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं मिशनरीज। फिर आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिकली इंडिया को रूल करने के लिए जो लोग आ रहे थे, वो लोग इंडिया के जो कल्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर, क्या क्या कास्ट सिस्टम है, सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे ताकि इंडिया को अच्छी तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर शासन किया जा सके, इंडिया को रूल करने में उनको मदद मिल सके। सारी चीज़ों को इसलिए वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो 3 व्यू पॉइंट्स है वेस्टर्न लोगों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके व्यू पॉइंट के बाद ही इंडियन बहुत सारे और भी इंटेलेक्चुअल रेस्पॉन्स क्रिएट होता है इनके लिखावट के वजह से। अब अगर हम इंडियन विलेज की सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, इंडियन विलेजेस बेसिकली हमारे इंडिया को दर्शाती है। इंडिया में ज़्यादातर जगह विलेज थी। आज के वक्त पर सिनेरियो चेंज हो चुका है, लेकिन पहले के ज़माने में सारे जगहों पर विलेज ही डोमिनेट करते थे, विलेज एरियाज ही ज़्यादा थे। तो यहाँ पर इंडियन विलेजेस में क्या क्या सोशल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम और जेंडर के बेसिस पे डिफरेंसेस भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इंडियन विलेजेस में बहुत सारे अलग अलग तरीके का सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रेटिफिकेशन का डिवीजन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जब कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम को बहुत सारे अलग अलग व्यू पॉइंट से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है इनमें हम देखते हैं कॉलोनियल पर्सपेक्टिव, फिर देखते हैं ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव। कॉलोनियल पर्सपेक्टिव बेसिकली इंडिया के कास्ट सिस्टम को जो कॉलोनाइजर्स थे वो जिस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उसको हमें समझाने की कोशिश करते हैं। कॉलोनाइजर्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग धर्मशास्त्र, मनु का जो धर्मशास्त्र है उसको बेस मानकर इंडिया के कास्ट सिस्टम को उस व्यू पॉइंट से समझते हैं। यानी कि धर्मशास्त्र में जो भी चीजें लिखी गई है उसको ही वो लोग बेस मानते हैं और इंडियन कास्ट सिस्टम का बेसिस मानते हैं, और उसी व्यू पॉइंट से कॉलोनियल्स इंडिया को पढ़ते थे। जब हम ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, ब्राह्मणिकल बेसिकली सेक्रेड टेक्स्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है, ब्राह्मण्स ऊंचे दर्जे में ब्राह्मण्स को रखा जाता है, और इसके हिसाब से रिचुअल प्योरिटी के हिसाब से बुक्स में जिस तरीके का चीज़ें लिखा है इसी के अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स भी इंडिया के कास्ट सिस्टम को देखते हैं। यहाँ पर 2 अलग व्यू पॉइंट हमें देखने को मिलता है इंडियन कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग। एक है बुक व्यू, दूसरा है फील्ड व्यू। बुक व्यू यानी कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है कास्ट सिस्टम के बारे में, इसके हिसाब से जब हमारे कास्ट सिस्टम को देखा जाता है उसको कहा जाता है बुक व्यू। यहाँ पर प्रैक्टिकली क्या क्या घटनाएं घटती है, बुक्स के साथ मैच करती है कि नहीं करती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर फोकस नहीं की जाती है। तो बुक व्यू बेसिकली बुक्स में जो भी चीज़ें लिखी है उसके ऊपर जोर देती है। दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो है फील्ड व्यू। फील्ड व्यू यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है। यहाँ पर जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं वो लोग प्रैक्टिकली किस तरीके का एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ पर क्या क्या टेंशन्स है, लोगों के बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारी चीज़ों को यहाँ पर फील्ड व्यू में देखा जाता है। यानी कि बुक व्यू से बाहर निकल कर हमारी फील्ड में क्या घटनाएं घट रही है, रियलिटी में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये हम फील्ड व्यू में देखते हैं।
फील्ड व्यू में बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंकर है, इनमें एम.एन. श्रीनिवास जो बहुत सारे फील्ड स्टडीज करते हैं इंडिया के विलेजेस में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर कास्ट सिस्टम की हम बात करें, कास्ट सिस्टम बेसिकली यहाँ पर कास्ट सिस्टम हायरार्किकल अरेंजमेंट में होती है। यहाँ पर हमें बेसिकली 4 कास्ट देखने को मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन यहाँ पर एक हम 5th कास्ट भी देखते हैं जो बेसिकली हमारे नॉर्मल कास्ट सिस्टम के बाहर होता है, जिनको अनटचेबल, दलित या फिर हरिजन भी कहा जाता है। ब्राह्मण्स बेसिकली वो सारे लोग हैं जो प्रीस्टीहुड का काम करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं और जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। फिर आते हैं क्षत्रिय, रूलर्स या फिर वॉरियर्स, जो हमारी जगह की, देश की रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं। फिर आते हैं वैश्यस यानी कि ट्रेडर्स जो बिजनेस करते हैं। शूद्रस जो बेसिकली सर्वेंट और लेबरर्स होते हैं, जो ऊपर के तीनों जो कास्ट है उनको ये लोग सर्व करते हैं, यानी कि ये लोग सर्वेंट और लेबरर्स होते हैं। और 5th जो कैटेगरी है ये बेसिकली हमारा वर्ण सिस्टम से बाहर है, यानी कि इनको वर्ण सिस्टम में इंक्लूड ही नहीं किया जाता है, इनको अनटचेबल्स कहा जाता है, इनको दूर ही रखा जाता है लोगों से। तो यहाँ पर इंडिया का जो कास्ट सिस्टम है ये एक हायरार्किकल अरेंजमेंट का बेसिस है। यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी देखते हैं। अब जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ण मॉडल देखते हैं, कॉलोनियलिस्ट बेसिकली इंडिया को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, ये लोग बेसिकली देखते हैं लॉज ऑफ मनु जो विलियम जोन्स ने कन्वर्ट किया था मनुस्मृति को, उससे हम यहां पर इन्फ्लुएंस होते हुए देखते हैं। 1794 में विलियम जोन्स ने लॉज ऑफ मनु लिखा था। अब यहां पर उन्होंने बेसिकली मनुस्मृति में जो भी चीजें हैं उसको ही कन्वर्ट कर दिया था और यही बेसिस था कॉलोनियल लोगों का इंडिया को समझने का। तो यहाँ पर बेसिकली एक अलग तरीके का क्रिटिकल व्यू पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर वर्ण को 4 वर्ण में डिवाइड किया जाता है और अनटचेबल्स जो है इनको हमारे कास्ट सिस्टम से बाहर ही रखा जाता है। अब कास्ट सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है, बहुत सारे स्कॉलर्स है जो इंडिया के कास्ट सिस्टम को पढ़ते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जीएस घुरे, जिनको फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। जीएस घुरे ने इंडियन कास्ट सिस्टम को इन डिटेल पढ़ा था। यहाँ पर उन्होंने कास्ट सिस्टम के 6 फीचर्स के बारे में बात की थी। पहला फीचर है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर हमें डिवीजन देखने को मिलता है ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में यहाँ पर हमें डिवीजन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है, यानी कि कोई ग्रुप जो ब्राह्मण है वो ऊपर है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर अनटचेबल्स, इस तरीके का एक हायरार्किकल अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन भी देखी जाती है, यानी कि जो भी अलग अलग कास्ट के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ पर सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस भी देखी जाती है, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग हैं यहाँ पर रिलीजन के बेसिस पे लोगों को हम सेपरेट करते हैं, जो भी अनटचेबल्स है उनको हम बाहर रखते हैं, यहाँ पर जो भी ब्राह्मण्स है उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलती है। इस तरीके का एक कास्ट सिस्टम में डिफरेंट सेक्शन के बेसिस पे कुछ लोगों को प्रिविलेजेस मिलती है और कुछ लोगों को बाहर दूर रखा जाता है। यहाँ पर जो भी कास्ट है उनके बीच में मैरिजेस पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर मैरिजेस को रोका जाता है अलग अलग कास्ट के बीच में। यहाँ पर हमें लैक ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन भी देखने को मिलता है, यानी कि कोई अपनी मर्जी से चूज नहीं कर सकता है कि वो क्या करेगा। यहाँ पर पहले से ही बाय बर्थ डिसाइड कर दिया जाता है कि आप बाद में जाकर क्या काम करोगे। जैसे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, वो भी पूजा पाठ ही करेगा। इस तरीके का अगर कोई नाई है, नाई का बेटा नाई ही बनेगा। इस तरीके से पहले से ही ऑक्यूपेशन के बीच में एक डिवीजन क्रिएट करके रखा जाता है और ऑक्यूपेशन भी बाय बर्थ ही उनको मिलते हैं। तो यहाँ पर आप किस तरीके का ऑक्यूपेशन चूज करोगे ये पॉसिबल नहीं था। तो कास्ट सिस्टम के ये 6 फीचर्स के बारे में जीएस घुरे ने बात की थी। अब कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत सारे और भी थिंकर्स बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कास्ट सिस्टम के नेगेटिव पॉइंट्स है उनको खत्म करने के लिए नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया बात करते हैं। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एक दलित यानी कि अनटचेबल थे, जिनको बहुत सारे अपने लाइफ पीरियड में बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरनी पड़ी थी इस कास्ट सिस्टम के वजह से। उन्होंने कास्ट सिस्टम से इतना ज़्यादा परेशान थे कि उसको ख़त्म करने की बात करते थे। मनुस्मृति को वो उन्होंने जला दिया था, वो दिन को मनुस्मृति दहन दिवस भी पालन की जाती है। इस तरीके का वेरियस चीज़ें उन्होंने की थी। और बाद में जब इन्होंने इंडिया के कास्ट सिस्टम को वो चेंज नहीं कर पाए, तो बाद में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर दलित को इकट्ठा करके उन्होंने सारे लोगों को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कास्ट सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान थे, वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने लिखी थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में बात की थी। यहाँ पर हम ग्रेडेड इनइक्वलिटी देखते हैं, ग्रेडेड ऑक्यूपेशन और कॉन्फाइनमेंट ऑफ इंटरेक्शन भी देखी जाती है। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से ये 3 मेन फीचर्स है कास्ट का, जहाँ पर ग्रेडेड इनइक्वलिटी यानी कि लोगों को अनइक्वली पहले से ही ट्रीट किया जाता है। फिर यहाँ पर ऑक्यूपेशन को भी पहले से ही सेग्रीगेट कर दिया जाता है कि कौन से इंसान किस तरीके का ऑक्यूपेशन को निभाएगा, और जो लोग हैं लोगों के बीच में इंटरेक्शन भी यहाँ पर नहीं होता है। अलग अलग ग्रुप सेपरेट रहते हैं और एक दूसरे के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, उनके बीच में मैरिजेस भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को वर्ण थ्योरी को इंटरप्रेट करते हैं। वर्ण थ्योरी में क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं, प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, ये सारे चीजों के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हिसाब से जो कास्ट सिस्टम है, यहाँ पर हमें डिवीजन ऑफ लेबरर्स देखने को मिलती है। जो भी लोग हैं लोगों को अलग अलग लेबर्स में डिवाइड कर दिया जाता है पहले से ही। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है इनहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात करते हैं। यहाँ पर इंडिया के जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनमें भी बहुत सारे चेंजेस की बात करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म की बात करते हैं कि कास्ट सिस्टम को किस तरीके से हम खत्म कर सकते हैं। इसके ऊपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जोर दिया था। फिर नेक्स्ट जो थिंकर है वो है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भी कास्ट सिस्टम को खत्म करने के बारे में बात करते हैं। कास्ट सिस्टम में जो भी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं इसको किस तरीके से खत्म किया जाता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। राम मनोहर लोहिया रोटी एंड बेटी इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। उनके हिसाब से हम अगर लोग एक साथ बैठकर खाना खाए और अगर लोग अपने बेटियां को दूसरे कास्ट में शादी कराने में सक्षम होते हैं, तब हम ये कास्ट सिस्टम का जो प्रॉब्लम है इसको खत्म कर सकते हैं। लोहिया एक एंड कास्ट कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पर कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाए। वो बेसिकली 4 स्टेप्स की बात करते हैं। मिक्स्ड डिनर, अगर हम एक साथ बैठकर अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ बैठकर खाना खाए तो ये कास्ट सिस्टम का जो चीजें है प्रॉब्लम है इसको खत्म किया जा सकता है। फिर इंटरकास्ट मैरिज, टाइटल एफिक्स्ड टू नेम्स, जो भी हमारा टाइटल होता है टाइटल से ही पता चलता है कि कौन से इंसान कौन से कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये जो टाइटल एफिक्स्ड टू नेम्स होता है इस टाइटल को भी हटाने की ये बात करते हैं। फिर यहाँ पर स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है, यानी कि जो भी लोग बहुत दिनों से ऑप्रेस होते आ रहे हैं उनको कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है ताकि वो लोग सोसाइटी में आगे बढ़ सके। यहाँ पर राम मनोहर लोहिया का जो व्यू पॉइंट है ये थोड़ा अलग हमें प्रेजेंट किया जाता है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी एक व्यू पॉइंट है जो डिफरेंट होता है। तो ये दोनों को आप लोगों को सेपरेट रखकर ही समझना होगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा इनसे क्वेश्चन पूछी जाती है। फिर हम देखते हैं कास्ट इन इंडियन सेंसस। इंडियन सेंसस में भी कास्ट को इंक्लूड किया गया था। फिर धीरे धीरे इसको कास्ट इंडियन सेंसस से इस कास्ट का जो चीज़ है इसको भी बाहर निकाल दिया गया था। तो कास्ट सेंसस में भी कास्ट सिस्टम का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं फैमिली के बारे में। इंडिया में जो फैमिलीज है, फैमिलीज को 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। यहाँ पर न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली के बीच में भी बहुत सारे और भी टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। पॉलिन कोलेंडा एक ऐसे थिंकर है जिन्होंने इंडिया में जो कास्ट जो भी फैमिली के टाइप्स है इनको उन्होंने डिवाइड किया था। पॉलिन कोलेंडा ने 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बात की थी और 6 टाइप ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में बात की थी। यहाँ पर डिटेल चीज़ें आप लोगों को मेरे डिटेल क्लास में मिल जाएगा, वहाँ पर आप थोड़ा डिटेल देख लीजिएगा क्योंकि मैं सारे चीज़ें इतना ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बातें नहीं करूँगा।
पोलिन कैलेंडा बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं। पहला है न्यूक्लियर फैमिली, नेक्स्ट सप्लीमेंटेड न्यूक्लियर, सब न्यूक्लियर, सप्लीमेंटेड सब न्यूक्लियर, सिंगल पर्सन हाउस होल्ड। यहाँ पर फैमिली मेंबर के बेसिस पे यहाँ पर पोलिन कैलेंडा बेसिकली डिवाइड करते हैं। और पोलिन कैलेंडर 6 टाइप ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में भी बात करते हैं। कोलेटरल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड कोलेटरल, लिनियल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड लिनियल जॉइंट फैमिली, लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली, सप्लीमेंटेड लिनियल कोलेटरल जॉइंट फैमिली। ये सारे जो नाम है ये थोड़ा आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर जब हम फैमिली को पढ़ते हैं, इंडिया के जो फैमिली है, फैमिली को पढ़ा जाता है। यहाँ पर फैमिली को 3 व्यू पॉइंट से पढ़ा जाता है, टेक्सचुअल व्यू, फील्ड व्यू, प्रोसेस व्यू। टेक्सचुअल व्यू में बेसिकली इंडियन फैमिली में टेक्स्ट के बारे में क्या लिखा गया है, अलग अलग बुक्स में क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। फील्ड व्यू में, फील्ड में प्रैक्टिकली हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती है, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। और जो थर्ड व्यू पॉइंट है वो है प्रोसेस व्यू। प्रोसेस व्यू में बेसिकली क्या क्या चेंजेस फैमिली पैटर्न में हो रही है, फैमिलीज में हो रही है, इसके ऊपर जोर दिया जाता है। ये तीनों व्यूज़ के जरिए इंडियन सोसाइटी को पढ़ा जाता है। अगर हम इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें, इंडिया में 2 मेजरली फैमिली के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, पेट्रीलिनियल फैमिली, मेट्रीलिनियल फैमिली। पेट्रीलिनियल फैमिली में जो भी मेल है, मेल डोमिनेट करते हैं, मेल ही सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं और मेल ही सारे डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो यहाँ पर पेट्रीलिनियल में जो पुरुष होते हैं, मेल्स होते हैं, उनको ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस सिस्टम हो या फिर कोई भी सिस्टम हो, सारी चीजें में मेल्स ही डोमिनेट करते हैं। और मेट्रीलिनियल फैमिली में बेसिकली जो फीमेल लाइन है, फीमेल लाइन में ही प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ पर फीमेल्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। इंडिया में हमें पेट्रीलिनियल ज्यादातर जगहों पर देखने को मिलती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर मेट्रीलिनियल फैमिलीज भी देखने को मिलती है, जैसे खासी ट्राइब है, फिर नैयर्स है। इस तरीके का अलग अलग जगह है जहां पर मेट्रीलिनियल फैमिली भी देखने को मिलती है। यहाँ पर हम पर्सपेक्टिव ऑन द फैमिली, अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी इंडियन फैमिली को पढ़ा जाता है। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, जहां पर इंडियन फैमिली को उनके फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में इंडियन फैमिली को बेसिकली उनके फंक्शन के जरिए समझने की कोशिश की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट के जरिए किस तरीके से इंडियन फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देती है, इसके बारे में बात करते हैं। कल्चरल पर्सपेक्टिव में कल्चर किस तरीके का से होता है अलग अलग फैमिलीज में। और कोऑपरेटिव कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, जहां पर कोऑपरेशन भी किस तरीके से किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से क्रिएट होता है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है, इसके जरिए फैमिली को समझने की कोशिश की जाती है। फिर हम देखते हैं मेन कॉजेस फॉर द चेंजेस इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। आजकल के वक्त पर अगर हम बात करें जॉइंट फैमिली सिस्टम की, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलती है। खास करके जो हमारे शहर है, शहर में हम जॉइंट फैमिलीज का एक अलग सिस्टम देखते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा डेवलप होने लग रही है। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हमें जॉइंट फैमिली सिस्टम में देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम मैरिजेस की बात करें, इंडिया में मैरिजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिजेस हर जगह पर कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है और कुछ हमें यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करती है मैरिज के द्वारा। मैरिज बेसिकली इंडिया में एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। मैरिज को इंडिया में हर जगह पर माना जाता है। अलग अलग तरीके का मैरिजेस होती है, लेकिन फिर भी मैरिजेस को हर जगह पर माना जाता है और मैरिजेस को ही इंडियन फैमिली का बेसिस भी माना जाता है। मैरिज के जरिए जो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके पास कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज भी होते हैं। यहाँ पर एडमंड लीच ने मैरिज को एक बंडल ऑफ राइट्स की तरह डिफाइन करने की कोशिश की है। यानी कि एडमंड लीच के हिसाब से जो मैरिज है, मैरिज एक बंडल ऑफ राइट्स है जहां पर हमें कुछ राइट्स मिलते हैं। यहाँ पर वो बेसिकली 3 राइट्स की बात करते हैं। पहला है लेजिटिमेटिंग ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी कि जो भी चाइल्ड जन्म लेता है, यहाँ पर जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको लेजिटिमेशन प्रोवाइड करने की जरूरत होता है। यहाँ पर उसके माता पिता कौन है ये मैरिज के द्वारा ही पता चलती है। यहाँ पर जो भी स्पाउस यानी कि पति हो या फिर पत्नी हो, उनके सेक्सुअलिटी के ऊपर राइट होता है, उनके लेबर और प्रॉपर्टी के
ऊपर भी यहाँ पर सोशली अप्रूव्ड राइट हमें मिलते हैं मैरिज के द्वारा। यहाँ पर दो ग्रुप्स के बीच में एफिनल रिलेशनशिप क्रिएट होती है। जब भी मैरिज के जरिए दो ग्रुप्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट होता है उसको कहा जाता है एफिनल रिलेशनशिप। यहाँ पर मैरिज के जरिए एफिनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड होती है। ये तीन बेसिक फीचर के बारे में बात करते हैं लीच। यहाँ पर इंडिया में अलग अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिलते हैं स्पाउस सिलेक्शन का, यानी कि आप अपने जो पार्टनर हो, पार्टनर का सिलेक्शन किस तरीके से करोगे, किसके साथ आपका मैरिज होने वाला है, इसके सिलेक्शन का डिफरेंट प्रोसेसेस इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हम रूल्स की बात करें, अरेंज मैरिजेस का बहुत सारे अलग अलग तरीके का रूल्स इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया में हमें एंडोगेमी देखने को मिलता है, इंडिया में हमें एक्सोगेमी देखने को मिलता है, यानी कि आप किसके साथ शादी करोगे, कौन से ग्रुप के साथ शादी करोगे, ये भी पहले से ही प्री डिसाइडेड होता है। तो अरेंज मैरिजेस में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव रूल्स भी होते हैं और बहुत सारे नेगेटिव रूल्स भी हमें देखने को मिलता है अरेंज मैरिजेस में। अब हम आते हैं एग्रेरियन सोसाइटी में। इंडिया के विलेजेस ज़्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। एग्रीरियन सोसाइटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आज इस कॉन्टेम्पोररी पीरियड में एग्रीरियन सोसाइटीज़ में बहुत सारे चेंजेस हुई है, लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की एग्रीरियन सोसाइटीज़ की बात करें, यहाँ पर उनको हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर्स थे, थिंकर्स है, जिन्होंने एग्रीरियन सोसाइटीज़ को स्टडी किया था और उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इनमें हम देखते हैं लेनिन एंड माओ। लेनिन एंड माओ ने एग्रीरियन सोसाइटीज़ को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, यानी कि एग्रीरियन सोसाइटी में हमें 5 कैटेगरी में के लोग देखने को मिलते हैं। लैंडलॉर्ड्स, रिच पीजेंट्स, मिडिल पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स। ये 5 कैटेगरी में लेनिन एंड माओ ने डिवाइड किया था। फिर डेनियल थॉर्नर का जो क्लासिफिकेशन है, ये इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। डेनियल थॉर्नर ने इंडियन एग्रीरियन सोसाइटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, मालिक, किसान, मजदूर। मालिक को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, बिग लैंडलॉर्ड्स, रिच लैंडलॉर्ड्स। किसान को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, स्मॉल लैंडलॉर्ड्स, सब्सटेंशियल टेनेंट्स। इस तरीके से डेनियल थॉर्नर का जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इंडिया में ज्यादातर जगहों पर इसको ही फॉलो किया जाता है। मालिक, किसान, मजदूर के बारे में पहली बार डेनियल थॉर्नर ने ही बात की थी। फिर एंथनी गिडेंस है, जिन्होंने 3 ग्रुप्स में एग्रीरियन सोसाइटीज को डिवाइड किया था, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर या फिर वर्किंग क्लास। यहाँ पर इंडिया में एक अलग तरीके का सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं जजमानी सिस्टम। ये बेसिकली टिपिकली इंडिया का ही एक फेनोमेना है। जजमानी सिस्टम में इंडिया में जो भी लोग होते हैं, एक एग्रीकल्चर के बेसिस पे होती है, उनके बीच में किस तरीके का रिलेशनशिप है ये हमें समझाता है। जजमानी सिस्टम में एग्रीरियन ग्रुप को बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होते हैं जजमान्स, दूसरे होते हैं कामिन्स। जजमान बेसिकली लैंड ओनिंग क्लास होते हैं, जिनके पास लैंड होता है, और जो कामिन्स होते हैं वो बेसिकली इस जगह पर उन जजमान के जो लैंड है उनके ऊपर काम करके अपना गुजारा करते हैं। ये बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अब जजमान और कामिन्स के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते थे। यहाँ पर कामिन्स अपना सर्विस प्रोवाइड करते थे और इसके बदले में जो जजमान्स होते हैं वो उनको खाना उनके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत थी वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन ये बेसिकली जजमानी सिस्टम में एक ऑपरेसिंग एक सिस्टम है, जहाँ पर जजमान्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे और जो कामिन्स है वो दिन ब दिन धीरे धीरे गरीब और भी उनका जो लाइफस्टाइल है वो बद से बदतर होती जा रही थी। तो यहाँ पर जजमानी सिस्टम में 2 ग्रुप्स का बात की जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ वर्किंग क्लास इन इंडिया। इंडिया में वर्किंग क्लास का ग्रोथ किस तरीके से होता है। इंडिया बेसिकली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर वर्किंग क्लास धीरे धीरे डेवलप होता है। पहला है हमारा फॉर्मेटिव पीरियड, फिर आता है इमर्जेंस ऑफ वर्किंग क्लास और आखिर में आता है कंसोलिडेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। पहले के ज़माने में हम देखते हैं कि इंडिया में वर्किंग क्लास इतना ज़्यादा नहीं था, ज़्यादातर चीज़ें एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड था और जो भी वर्किंग क्लास था बेसिकली
एरियाज में ही हमें देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे इंडिया में फैक्ट्रीज डेवलप होने लगती है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया में बहुत सारे सिस्टम चेंज होती है, वहाँ पर वर्किंग क्लास धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट होता है। और बाद में हम देखते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर डिफरेंट फैक्ट्रीज है, अलग अलग जगह है जहां पर वर्कर्स काम करते हैं और उनका एक सेपरेट क्लास होते हैं और वो लोग इकट्ठा होकर अपने लिए लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया। इंडिया में भी मिडिल क्लास का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स के आने के बाद मिडिल क्लास का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में होता है। इससे पहले मिडिल क्लास की कोई बात नहीं होती थी। ब्रिटिशर्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में इंडिया के कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत होती थी जो बेसिकली इंडिया के उनके लिए काम करे, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन के हो, ताकि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है यानी कि इंडिया के ऊपर बहुत आसानी से रूल किया जा सके। तो ब्रिटिशर्स एक ऐसे तरीके का क्लास क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जो बेसिकली उनका इमिटेटर्स हो, लेकिन वो लोग इंडियंस हो लेकिन ब्रिटिशर्स के जो चीज़ें हैं उनको ही फॉलो करें। तो इस तरीके से पहली बार इंडिया में मिडिल क्लास का इवोल्यूशन हमें देखने को मिलती है। फिर यही जो लोग हैं ये बाद में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और ये मिडिल क्लास का इवोल्यूशन धीरे धीरे इंडिया में हमें देखने को मिलता है। इंडिया में जेंडर और सेक्स के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जेंडर और सेक्स जो है ये दोनों अलग है। जेंडर बेसिकली हमारा सोशियली कॉन्स्ट्रक्टेड जो कैटेगरी है इसको हम जेंडर कहते हैं और जो बायोलॉजिकल कैटेगरी है इसको कहा जाता है सेक्स। ये दोनों चीज़ें अलग होती है। इंडिया में जेंडर और कास्ट के बीच में हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कास्ट होते हैं, जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, उनको पहले से ही ऑपरेशन झेलनी पड़ती है। अगर वो लोग महिला हो यानी कि जो फीमेल हो तो उनको डबल ऑपरेशन झेलनी पड़ती है, पहले कास्ट के बेसिस पे और फिर उनके जेंडर के बेसिस पे भी ऑपरेशन झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी, महिलाएं जो है उनका प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही थी। इंडिया में जेंडर और कास्ट के बीच में बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेशन हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम जेंडर और रिचुअल का बीच में भी कुछ रिलेशंस है। रिचुअल कौन क्या रिचुअल करेगा ये जेंडर के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे अगर कोई पूर्वज का काम हो तो वो मेल डोमिनेटेड होता है, लेकिन अगर घर बार का कोई काम हो तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के द्वारा संपन्न की जाती है। यहाँ पर कास्ट के साथ किस तरीके का सेक्सुअलिटी जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। और यहाँ पर धीरे धीरे इंडिया में कास्ट सिस्टम में चेंजेस हमें देखने को मिलता है और जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लाइफस्टाइल में भी धीरे धीरे सुधार होना स्टार्ट होता है। आज के वक्त पर हम महिलाओं के लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। अब हम बातें करते हैं ट्राइब्स के बारे में। इंडिया में ट्राइब्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में हमें अलग अलग जगहों पर डिफरेंट तरीके का ट्राइब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो ट्राइब्स होते हैं इनके बीच में एक चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ये लोग कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस यूज़ करते हैं, यानी कि सभी लोग एक साथ मिलकर एक चीज़ को यूज़ करना। यहाँ पर अगर लैंड हो या फिर हाउस हो, यहाँ पर जो ट्राइब्स है उनके बीच में हमें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज देखने को मिलता है, जिसको हम कल्चर ऑफ द कॉमन्स भी कहते हैं। यहाँ पर उनका कल्चरल सिस्टम ऐसा है जो लोग सभी मिलकर एक चीज़ को यूज़ करते हैं, खास करके जो लैंड है उनको सभी इकट्ठा मिलकर यूज़ करते हैं, कल्टिवेट करते हैं और बाद में ये चीज़ें एक साथ सभी यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब्स देखते हैं। इंडिया में जो भी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो लोग धीरे धीरे उनके बीच में हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये लोग बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जो बाद में धीरे धीरे अलग अलग कास्ट में इंक्लूड हो गए हैं। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो हिंदूज में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर मेजरली हमें दो प्रोसेसेस देखने को मिलता है। पहला है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ट्राइबल ग्रुप हो या फिर कोई लोअर कास्ट के ग्रुप हो, वो अपर कास्ट के चीज़ों को इमिटेट करने की कोशिश करता है, अपने सोशल स्टेटस सोसाइटी में बेहतर करने के लिए उस जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको फॉलो करता है, उनको तौर तरीकों को निभाने की कोशिश करता है। ये संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको एम एन श्रीनिवास ने दिया है। फिर जो कॉन्सेप्ट है वो है हिंदुआइजेशन। बहुत सारी
जो ट्राइब्स है वो हिंदूज में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि वो लोग धीरे धीरे हिंदूज में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पर हिंदूज के जो तौर तरीके हैं, पूजा पाठ है, ये सारी चीज़ें वो लोग एडॉप्ट करने लगे हैं। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर ट्राइब्स जो है वो लोग किसी भी धर्म के नहीं होते थे, लेकिन धीरे धीरे इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन के वजह से वो लोग हिंदूज में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर हम देखते हैं द फ्रेमिंग ऑफ द ट्राइबल क्वेश्चन। ट्राइबल को लेकर, ट्राइबल्स को किस तरीके से रहना चाहिए, उनको किस तरीके से सोसाइटी में रहना चाहिए, इसको लेकर वेरियर एल्विन और जीएस घुरे के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट हम देखते हैं, जहां पर वेरियर एल्विन कहते हैं कि जो ट्राइब्स है उनको सेपरेट रखना चाहिए, उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए। ट्राइब्स का एक अपना अलग कल्चर है, उनका जो कल्चर है इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। तो वेरियर एल्विन के हिसाब से ट्राइब को नेशनल पार्क्स में कन्वर्ट करना चाहिए, उनको एक अलग सेपरेट जगह पे रखना चाहिए ताकि जो बाहर के दुनिया है उनके साथ उनका इंटरेक्शन ना हो। लेकिन ऑपोजिट में जीएस घुरे ट्राइब्स के बारे में एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। उनका कहना है जो ट्राइब्स है उनको हिंदूज के साथ एसिमिलेट हो जाना चाहिए। जो हिंदू सोसाइटी है, जब वो लोग हिंदू सोसाइटी के साथ मिल जाएंगे, एसिमिलेट हो जाएंगे, तभी उनका डेवलपमेंट मुमकिन है। तो यहाँ पर वेरियर एल्विन और जीएस घुरे ये दोनों सेपरेट तरीके का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जहां पर वेरियर एल्विन आइसोलेशन की बात करते हैं और जीएस घुरे एसिमिलेशन की बात करते हैं। अब यहां पर जो ट्राइब्स हैं इनके बीच में हमें सोशल डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ट्राइब्स है और ट्राइब्स के बीच में एज के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे, बहुत सारे कैटेगरी के बेसिस पे यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इंडिया में रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से ही रिलीजन और पॉलिटिक्स इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली 4 फेजेस में ये इंटरेक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट फेज है जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है इस फेज का, जहां पर इस्लाम के आने के पहले जो चीजें घटनाएं घटती है वो हमारा फर्स्ट फेज है। फिर जब इस्लाम का इजाद होता है, इस्लाम के आने के बाद जो इंडियन म्यूटनी है, यानी कि जो सिपाही विद्रोह है 1857 में, इसके बीच में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलती है। इसके बाद ही इंडिया में जो रिलीजियन है, इस्लाम और हिंदू, ये दोनों के बीच में बहुत ज्यादा सेपरेशन हमें देखने को मिलता है। और इसी सेपरेशन का फेज हम देखते हैं 1857 से लेकर 1947 तक। यहाँ पर जो दो अलग धर्म थे, ये दोनों एक साथ मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में अपना योगदान देते हैं। फिर 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट हो जाता है, तो पाकिस्तान में एक अलग व्यू पॉइंट होता है रिलीजियन को लेकर और इंडिया में एक अलग व्यू पॉइंट होता है। तो यहाँ पर रिलीजियन के साथ पॉलिटिक्स बहुत जुड़ा हुआ है। रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग फेजेस में डिफरेंट तरीके से हमें देखने को मिलती है। और अगर आजकल हम कॉन्टेम्पररी पीरियड की बात करें, यहाँ पर भी रिलीजन पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हम आज के टाइम पीरियड पे देखते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपने लोगों को इकट्ठा करने की, यानी कि मोबिलाइज करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर रिलीजन और पॉलिटिक्स इंडिया में इंटर रिलेटेड है। इंडिया में कल्चर और रिलीजन भी एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। कौन से रिलीजन का क्या कल्चर होगा ये हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे इस्लाम अगर है तो उनका कल्चर अलग है, जो हिंदूज है उनका कल्चर डिफरेंट है, जो क्रिश्चियन है उनका कल्चर डिफरेंट है। तो इंडिया में कल्चर और रिलीजन के बेसिस पर भी हम ग्रुप्स को अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की। सेकुलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो रिलीजन है, रिलीजन का इंपैक्ट धीरे धीरे कम होते हुए देखता है। इंडिया में जो सेकुलरिज्म है, इंडिया में सेकुलरिज्म का एक अलग प्रोसेस चलता है। इंडिया में बाहर के कंट्रीज में जैसे बात की जाती है कि रिलीजन और जो गवर्नमेंट है ये दोनों सेपरेट, एकदम टोटली सेपरेट होना चाहिए, लोगों के जिंदगी से रिलीजन को सेपरेट करके रखना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा अलग है। इंडिया में हर
रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज में रिलीजन को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई थी। लेकिन इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिलीजन है, रिलीजन के बेसिस पे लोग डिवाइड हो रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया का सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट अलग है। रिलीजन का इंपॉर्टेंस तो कम किया जाता है, लेकिन इंडिया में हर रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देने की बात की जाती है। इंडिया का सेकुलरिज्म का हम 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देख सकते हैं। यहां पर पहला है, जो स्टेट होगा यानी कि जो गवर्नमेंट होगा वो अपने आप को कोई भी रिलीजन के साथ अटैच नहीं करेगा। यानी कि यहां पर कोई भी स्टेट या फिर कंट्री का कोई भी सेपरेट रिलीजन नहीं होगा, हर रिलीजन को यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यहाँ पर कोई भी रिलीजन के साथ स्टेट अपने आप को जोड़ नहीं सकता है। यहाँ पर कोई भी रिलीजन हो, लोग कोई भी रिलीजियस बिलीफ को पालन करने वाले लोग हो, हर किसी को इक्वल फ्रीडम देने की बात की जाती है कि हर सिटीजन का अपना हक है अपना रिलीजियस बिलीफ को पालन करने का। यहाँ पर स्टेट को इक्वली बिहेव करने की बात की जाती है, यानी कि किसी भी एक रिलीजियस ग्रुप को सेपरेटली कुछ फेवर प्रोवाइड करने के ऊपर यहाँ पर मना कर दिया जाता है। यानी कि किसी भी रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे हम लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी को फेवर नहीं कर सकते। ये जो 3 कंपोनेंट्स है ये हमें इंडियन सेकुलरिज्म में देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर धीरे धीरे जो एरियाज है वो अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होती है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस चलता है और लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा होकर एक जगह पर बसने लगते हैं। तो इंडिया में भी अलग अलग जगहों पर हमें अर्बनाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। अब इस अर्बनाइजेशन के वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें तो होती है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स और सोशल इफेक्ट्स भी क्रिएट होती है। जैसे जब लोग एक जगह पर ज़्यादा लोग बसने लगते हैं, वहाँ पर जगह कम पड़ जाती है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, लोग अपने ही लाइफ को जी रहे होते हैं, तो बहुत सारे सोशल इफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स अर्बनाइजेशन के वजह से देखने को हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लोग एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं। यहाँ पर लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी मूव कर सकते हैं। माइग्रेशन लगभग हर जगह पर देखने को मिलती है। अगर हम टाइप्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो हम 6 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखते हैं। साइक्लिकल और सर्कुलर माइग्रेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन, प्रिमिटिव और अर्ली माइग्रेशन, फोर्स्ड और इम्पिल्ड माइग्रेशन, रिफ्यूजी मूवमेंट्स, सीजनल एंड पीरियोडिक माइग्रेशन। डिफरेंट तरीके का माइग्रेशन देखने को मिलता है। इंडिया में भी ये सारे माइग्रेशन जो है ये हमें किसी ना किसी हद तक देखने को मिलते हैं। यहाँ पर माइग्रेशन के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, यानी कि बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं जिसके वजह से माइग्रेशन हो सकती है। जैसे अगर कंट्री में कोई तनाव का सिचुएशन है, किसी जगह पर खाने नहीं मिल रहा है या फिर किसी जगह पर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, ये सारे रीजंस के वजह से हमें माइग्रेशन देखने को मिलता है। अब इस माइग्रेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है शहरों में। शहरों में गाँव से लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आकर बस जाते हैं इस माइग्रेशन के वजह से, और वहां पर धीरे धीरे जो ओवर क्राउडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिलती है। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज डेवलप होनी स्टार्ट हो चुकी थी। इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। इंडिया में जो मेन लीडर्स थे गांधी और नेहरू, इन दोनों के बीच में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर अलग व्यू पॉइंट थी। जहां पर गांधी स्वदेशी और खादी के ऊपर जोर दे रहे थे, यानी कि विलेज इंडस्ट्रीज को ज़्यादा डेवलप करने के ऊपर जोर दे रहे थे। वहाँ पर नेहरू का व्यू पॉइंट थोड़ा अलग था। वो एक सोशलिस्ट आइडियल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो प्रमोट कर रहे थे, इसके साथ साथ ही विलेज को वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर नेहरू और गांधी का 2 अलग व्यू पॉइंट था इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। फिर हम बात करते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेसिकली इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बाद जो सोसाइटी आती है उसको कहा जाता है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो इंडस्ट्रियल चीज़ें हैं इनका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती है, और अलग तरीके का जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में देखी जाती है उससे बाहर निकल कर एक अलग तरीके का सोसाइटी
वहां पर अलग तरीके का अपॉर्चुनिटी सर्विसेज हमें देखने को मिलते हैं। डेनियल बेल ने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के ऊपर इन डिटेल काम किया था। उन्होंने देखा था कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मेन 3 फीचर्स है। पहला है यहां पर शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में सर्विसेज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। जैसे आप लोग देखोगे कि आज के वक्त पर अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे चीजें हैं, फिर जोमेटो जैसे चीजें हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अपना कुछ प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज के वक्त पर मैन्युफैक्चरिंग के बदले सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पर न्यू साइंस बेस्ड इंडस्ट्रीज क्रिएट हो रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जगह या फिर एप्स, ये सारी चीज़ों अलग अलग तरीके का इंडस्ट्रीज यहाँ पर ग्रो हो रही है जो नए तरीके का साइंस के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर राइज ऑफ न्यू टेक्निकल एलिट्स हमें देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर जो भी एलिट पर्सन है, यानी कि जो भी पावरफुल पैसे वाले लोग हैं, यहाँ पर अलग कैटेगरी के देखने को मिलते हैं। जैसे अमेजोन का जो फाउंडर है वो भी बहुत आजकल पैसे वाला है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नए तरीके का सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ये 3 फीचर्स के बारे में डेनियल बेल ने बात की थी। अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब ग्लोबलाइजेशन का जो टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के वजह से कॉन्टेम्पोररी इंडिया में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली जिसके वजह से इंडिया के जो अलग अलग चीज़ें हैं, वर्ल्ड के जो अलग अलग लोग हैं या फिर कंट्रीज है, वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड फील करते हैं। यानी कि वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन के वजह से इंडिया में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया में आजकल बहुत सारे ज़्यादातर लोग बहुत बाहर के कंट्रीज़ में रहना पसंद करते हैं। उनके बेसिस पर इंडिया में स्टडीज़ होती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी अलग तरीके से क्रिएट होती है। तो ग्लोबलाइजेशन के वजह से कल्चर में भी बदलाव आ रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस आ रही है। तो ये जो कल्चर है, आजकल हम मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी देखते हैं जो ग्लोबल सोसाइटी से भी आजकल लोग इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं। यानी कि बाहर के कल्चर के लोगों चीज़ों को भी वेस्टर्न सोसाइटीज में जो भी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है वो भी इंडिया में आजकल फॉलो होते हुए हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इंडिया में भी बहुत सारे सोशल चेंजेस देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट के बारे में। इंडिया में सोशल मूवमेंट्स बहुत सारे अलग अलग तरीके का हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर बेस्ड करके मूवमेंट्स होते हैं। अब अगर सोशल मूवमेंट के ओरिजिन की बात करें तो डिफरेंट थ्योरीज है कि सोशल मूवमेंट किस तरीके का स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट थ्योरी है। यहाँ पर ओरिजिन ऑफ सोशल मूवमेंट्स में हम देखते हैं थ्योरी ऑफ मास सोसाइटी, थ्योरी ऑफ स्टेटस इनकॉन्सिस्टेंसी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डिप्रीवेशन, थ्योरी ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। ये सारे अलग अलग तरीके का थ्योरीज है जो सोशल मूवमेंट के ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल क्लास ऑलरेडी करा के रखी है, आप लोग थोड़ा डिटेल क्लास देखिएगा। ये चीज़ें सोशल मूवमेंट का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल मूवमेंट का बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और आज के वक्त पर सोशल मूवमेंट का बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी कि बहुत सारे चेंजेस सोशल मूवमेंट्स में हो रही है और नए तरीके का बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स भी देखे जा रहे हैं। अब ये जो सोशल मूवमेंट्स है, सोशल मूवमेंट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स एंड न्यू सोशल मूवमेंट्स। ओल्ड सोशल मूवमेंट जो भी पुराने तरीके का मूवमेंट्स है उनको कहा जाता है, जहां पर बेसिकली इकोनॉमिक और मेटेरियल इश्यूज के रिगार्डिंग सोशल मूवमेंट हो रहे थे। वहां पर बेसिकली पीजेंट और वर्कर वहां पर सोशल मूवमेंट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं न्यू सोशल मूवमेंट। यहाँ पर
कल्चर के बेसिस पे, एनवायरनमेंट के बेसिस पे लोग अपने आइडेंटिटी के लिए आज के वक्त पर जिस तरीके का मूवमेंट कर रहे हैं, इसको कहा जाता है न्यू सोशल मूवमेंट। यहाँ पर एनवायरनमेंट के लिए लोग मूवमेंट कर रहे हैं, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए, आइडेंटिटी के इश्यूज के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। ये नए दौर का मूवमेंट है जहां पर क्लास के बाउंड्री के बाहर जाकर ग्लोबल बेसिस पे लोग मूवमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। यहां पर जो मूवमेंट्स का गोल होते हैं, ओल्ड मूवमेंट्स का गोल एक पर्टिकुलर जगह पर कॉन्फाइंड होता था। यहां पर एक जगह पर सिस्टमेटिक चेंजेस लाने के लिए ही मूवमेंट किए जाते हैं। लेकिन आज के वक्त पर जो न्यू सोशल मूवमेंट्स है, ये यहां पर इसके यूनिवर्सल गोल होते हैं, यानी कि यहां पर एक जगह पर बाउंड्री में ये सीमित नहीं होते हैं, इसके बाहर जाकर भी इसके इंपैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर जो आजकल के न्यू सोशल मूवमेंट्स है, ये बेसिकली नॉन वायोलेंट तरीके का होते हैं और ग्रास रूट में चेंजेस लाने के लिए ये काम करते हैं। यहाँ पर ग्लोबल एंड ट्रांसनेशनल तरीके का मूवमेंट्स आज देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ओल्ड सोशल मूवमेंट थे वो बेसिकली रीजनल एंड लोकलाइज्ड होते थे और वहाँ पर किसी एक जगह पर पर्टिकुलर रिवोल्यूशन लाने के लिए इस तरीके का मूवमेंट्स होते थे। तो यहाँ पर सोशल मूवमेंट का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में पीजेंट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि जो भी किसान हैं वो लोग अलग अलग तरीके का मूवमेंट्स करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग कैटेगरी में इस पीजेंट मूवमेंट को इंडिया में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जो बेसिकली कांग्रेस, कम्युनिस्ट और पीजेंट मूवमेंट था जो कॉलोनियल टाइम पीरियड पर था। फिर पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड पे हमें कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलती है और आजकल के कॉन्टेम्पररी इंडिया में भी हमें अलग तरीके का मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। जब कॉलोनियल इंडिया की बात करें, वहां पर हम देखते हैं तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना पीजेंट अपराइजिंग। यहाँ पर बेसिकली जो लैंडलॉर्ड्स थे, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जाकर ज्यादातर ये मूवमेंट्स छेड़ी जा रही थी। जो भी यहाँ पर टैक्सेस थे, टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उनके खिलाफ ये मूवमेंट्स थी कॉलोनियल टाइम पीरियड पर। लेकिन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में नक्सलवाड़ी पीजेंट अपराइजिंग देखते हैं, जो भी बेसिकली लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ ही ये मूवमेंट था। ये बेसिकली वायोलेंट टाइप का एक मूवमेंट था और इसको थोड़ा आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। डिटेल क्लास में सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। और कॉन्टेम्पररी पीरियड यानी कि आजकल के टाइम पीरियड पर हम जो मूवमेंट्स देखते हैं, ये बेसिकली रूरल रिच फार्मर्स होते हैं, यानी कि जो भी पैसे वाले फार्मर्स हैं वो लोग यहाँ पर मूवमेंट करते हैं। उनको अगर अपनी फसल की कीमत सही तरीके से नहीं मिल रही है या फिर किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है या फिर किसी भी तरीके से उनके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है फसल उगाने के लिए, तो यहाँ पर हम मूवमेंट्स देखते हैं। यहाँ पर आज के टाइम पीरियड पर हम जो रिच फार्मर्स है उनके मूवमेंट्स देखते हैं। तो यहां पर अलग अलग तरीके का पीजेंट मूवमेंट अलग अलग फेजेस में इंडिया में देखने को मिले थे। तो आज के क्लास में हमने बहुत सारे चीज़ों को समझा है। सोशियोलॉजी इन इंडिया में जो भी टॉपिक्स है इनको हमने कवर करने की कोशिश की है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी जगह पर डाउट है, क्लास को रिपीट करके देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप लोग इस प्लेलिस्ट से इजीली आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को ये सारे क्लासेस की पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप लोग पीडीएफ भी परचेस कर सकते हो। इग्नू एमएस सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का लगभग सारे कोर्सेज का मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है और इनका पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप लोग अगर आसानी से आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आपके पास वक्त नहीं है नोट्स प्रिपेयर करने का, तो आप लोग यहाँ से नोट्स परचेज करके इजीली आपका जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो आज का ये जो सेशन है इसको मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।